देखते हैं ये चैप्टर को। अब ये चैप्टर का अध्याय 4 है ये। तो इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में देखेंगे। पहले तो कार्बन का प्रतीक C होता है और इसके परमाणु संख्या 6 होते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा में ये भाग लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन ही। तो ये हो गया। और इसके कई समूह हैं, जैसे C612, C613, C614 और C615। तो ये दोनों जो होता है रेडियो सक्रिय होता है और ये दोनों जो होता है स्वास्थायी होता है कार्बन। तो ये अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको समझते हैं पूरा को। तो अब इसमें क्या होता है, कार्बन जो पृथ्वी में जो है 0.02% इतना परसेंट पाया जाता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन जो है वो 0.03% पाया जाता है। और मुक्त अवस्था में कार्बन हीरे, ग्रेफाइट, कोयला के रूप में पाया जाता है। संयोजी अवस्था में यह मुख्य रूप से कार्बोनेट खनिजों में पाया जाता है। और कार्बन सभी सजीव के निर्माण में आवश्यक होता है। और प्रारंभ में सजीव स्रोत जैसे वनस्पति जगत, प्राणी जगत से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा गया था। जैसे चीनी ईख से, सिट्रिक अम्ल नींबू से, और एसिटिक अम्ल सिरका से, तेल व वसा ये चर्बी से होता है, और यूरिया पेशाब से आदि होता है। तो इस अध्याय में हम मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक और उसके अध्ययन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये था कार्बन के बारे में। अब वही जो मैं बोला वही सब था। तो अब ये देखते हैं कार्बन और उसके यौगिक को अब समझते हैं। तो कार्बन और उसके यौगिक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पहले देखते हैं, उसके बाद में ये रीड करेंगे। तो क्या होता है, कार्बनिक यौगिक हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं को हम इस्तेमाल करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। और हमारे भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, कपड़ा, कागज, चमड़ा, साबुन के रंग, प्लास्टिक की वस्तुएं, बच्चों के खिलौने इत्यादि कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक का उपयोग कृत्रिम वस्तु जैसे रेयॉन, नायलॉन और डेक्रोन, टेरिलीन इत्यादि में करते हैं। और कार्बनिक यौगिक का उपयोग कीटनाशक DDT और जैसे ये सब में भी करते हैं। रोग से मुक्ति के लिए भी दवा के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। और क्या बोलते हैं, कीटनाशक के रूप में भी करते हैं, जैसे DDT हो गया, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो दरअसल हम सभी कार्बनिक यौगिक से घिरे गए हैं। और अगर इस धरती से कार्बन और उसके यौगिक हट जाए तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह जीवनहीन हो जाएगा, इस तरह से माना जाता है। तो कार्बन का यौगिक का महत्व जैसे अभी हमने बताया, जैसे कपड़ा, कागज, चमड़ा, साबुन, रंग ये सब में करते हैं। प्लास्टिक के वस्तु जितने उसमें वो सब में कार्बन का ही है ये सब इस्तेमाल हुआ। जैसे कृत्रिम वस्तु, रेयॉन, नायलॉन ये सब में भी करते हैं, दवाई में भी करते हैं। और कीटनाशक और मेडिसिन होता है उसमें भी कार्बन का ही कुछ गुण रहता है, उससे भी बनता है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आप। तो इसमें जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया गया है। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत को हम जो है जैव शक्ति सिद्धांत भी बोलते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत भी बोलते हैं, जो 1815 में वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। और इन्होंने बताया था कि इनका सिद्धांत जो था कि जो कार्बनिक यौगिक जो होता है वो प्राकृतिक ही होता है, ये मानव निर्मित नहीं होता है। इन्होंने ये बोला था जो भी होता है प्राकृतिक होता है। जैसे एसिटिक अम्ल है ये सिरका से प्राप्त होता है, जैसे फॉर्मिक अम्ल है तो चींटी के डंक से ऐसे करके तो नेचुरली तरीके से प्राप्त होता है, ये बनाया नहीं जा सकता है, इनका ये मानना था, यही मानना था। और जैसे मीथेन जो है तो ये धान के जो से खेत होता है उसी में पाया जाता है। मीथेन जो है सिर्फ धान के दलदली क्षेत्र से ही हो सकती है। अतः इन सभी पदार्थ को मानव के द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है, ये बोल रहे थे इनका बर्जिलियस साहब ने ये सिद्धांत दिया था, इनका धारणा था। लेकिन परंतु क्या हुआ, बर्जिलियस के ही शिष्य थे जिनका नाम था फ्रेडरिक। तो ये फ्रेडरिक साहब जो थे, फ्रेडरिक बोलहर
इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक बोहलर। तो फ्रेडरिक बोहलर ने क्या किया, तो ये प्रयोगशाला में जो है अमोनिया साइनेट को, ये जो होता है अमोनिया NH4CNO, तो अमोनिया साइनेट को जो है इन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में गर्म करके जो है प्रयोगशाला में क्या किया, अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया। क्या बना दिया, यूरिया। प्रयोगशाला में गर्म करके यूरिया बना दिया। तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो क्या हो गया, इनका अवधारणा जो है वो ख़त्म हो गया, इस अवधारणा को अंत हो गया। तो यूरिया, अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है कि इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे तो ये लिख दिया हूँ, यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे गर्म करेगा तो यूरिया बनेगा, तो इस तरह जैसे यहाँ पे गर्म किया तो इसका प्रोडक्ट जो है, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो ये हो जाएगा NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो ये यूरिया था, ये यूरिया है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन के डबल बॉन्ड O, और इसको ऐसे कर सकते हैं NH2NH2, इस तरह से यूरिया को लिखा जा सकता है। तो ये बन गया था। तो इस तरह से कार्बन एक धातु है और इसके यौगिक जो है मुख्यतः संयोजिक होते हैं। परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12 होता है, सार्वभौमिक तत्व है ना। इसके यौगिक की संख्या अत्यधिक होता है। तो ये सब था इसके बारे में। कार्बन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए कार्बनिक पदार्थ की घड़िया में रखकर पहले धीमी गति से गर्म करें, फिर बाद में प्रबलता से गर्म करें। और घड़िया में एक काला पदार्थ होता है, इस काले पदार्थ को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाकर एक प्रखनली में ले और इस मिश्रण को प्रबलता से गर्म करें, जैसे चित्र में दिखाया गया है। और इस एक गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो चूने जल को दूधिया कर देती है। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड और कार्बन है, तो ये नली से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ये चूने के पानी में मिलता है, तो इसको दूधिया कर देता है। और ये कार्बन के साथ कॉपर के रिएक्शन करने पे कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2Cu होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2Cu होगा, तो इसको बैलेंस करेंगे तो इधर कॉपर ऑक्साइड में भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगा देंगे तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगा, रिएक्शन। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट से जो अभिक्रिया करेंगे CaOH के होल ट्वाइस से जब अभिक्रिया करेंगे, जब जैसे ये नली से कार्बन डाइऑक्साइड आता है या चूना के पानी है, चूना के पानी में इसमें मिलता है, तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O जल देता है। तो इस तरह से जांच करते हैं कि कार्बन की उपस्थिति कार्बनिक यौगिक में। नेक्स्ट, तो अब ये देखते हैं कार्बन और इसके अप्रूप देखते हैं एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो इसके में क्या होता है, प्रकृति में कार्बन कई रूप में पाया जाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट कार्बन की अपरूपी अवस्था है, जिनके कार्बन परमाणु की अव्यवस्था में विभिन्नताएं होती है। इन्हें भौतिक गुण के में अंतर पाया जाता है। जैसे कार्बन में क्या होता है, कार्बन में जैसे हीरा को देखते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन है। तो पहले हीरा को डिटेल में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हीरा है, जैसे यहाँ पे हीरा है, तो ये हीरा क्या होता है, जैसे हीरा जो है, हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना के आकार का, इसका स्ट्रक्चर जो होता है त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है, और जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से संयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। और यह संयोजक बंधन हीरे की संरचना को काफ़ी मजबूती प्रदान करती है, जिससे हीरा
कठोर हो जाती है। तो कार्बन के जो एक परमाणु है वो 4 कार्बन परमाणु से कार्बन के जो होता है इससे जुड़ा होता है, जुड़े हो रहते हैं। तो इससे मजबूती प्रदान होता है इसका। जैसे ये हो गया, ये इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस तरह से ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन में, हीरा में क्या होता है, जैसे हीरा जो है क्या है, ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा बहुमूल्य पत्थर भी होता है और 1 कैरेट जैसे हीरा का होता है। जैसे 1 कैरेट बराबर जो होता है, 1 कैरेट बराबर जो होता है, 1 कैरेट बराबर हीरा का जो होता है वो 0.2 ग्राम होता है। 1 कैरेट बराबर हीरा का जो है 0.2 ग्राम होता है। तो और हीरा के जो गुण क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो गुण तो नहीं है, इसमें टाइप नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। हीरा की संरचना में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 पड़ोसी कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बताया, जैसे कि आप यहाँ भी देखिए, जैसे ये कार्बन को ले लिए, एक इधर से इधर से इधर से और इधर से 4 कार्बन परमाणु से जुड़े घिरे हुए रहते हैं, जो सहसंयोजी बंधन के जरिए जुड़ा हुआ रहता है। ये चारों पड़ोसी कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक के चारों शीर्ष पर होते हैं। अतः हीरा का रवा कार्बन परमाणु का बना होता है, जो मजबूती के साथ सहसंयोजी बंधन के जालक के रूप में परस्पर बंधे रहते हैं, जिसकी वजह से हीरा जो है काफ़ी कठोर हो जाता है और इसका अपवर्तनांक जो होता है वो काफ़ी अत्यधिक उच्च होता है और इसमें जो है अत्यधिक चमक होता है, जिसका अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक जो है वो पूछ देता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.45 होता है हीरा का अपवर्तनांक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, याद रखिए आप लोग। यह काफ़ी भारी होता है और इसका विशिष्ट गुरुत्व जो है 3.5 होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, चालक नहीं होता है। तो यहाँ से, और ये जो होता है यह अक्रिय होता है। यह लाल तप्त अवस्था में ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो ये सब कुछ हीरा का गुण है। तो जो और भी है, लेकिन ये आप लोग क्लास में नहीं। जैसे हीरा का क्या होता है, एक उपयोग भी होता है। तो इसको, हीरा जो है पारदर्शी होता है, इसका अपवर्तनांक उच्च होने के कारण यह प्रकाश किरण को तेजी से मोड़ देता है। अतः हीरे के जरा सा हिलने डोलने से क्या होता है, कई रंग में प्रदर्शित हो जाता है और एक्स किरण के पड़ने से हीरा का रंग जो है हरा प्रदर्शित दिखने लग जाता है और काफ़ी आकर्षक होता है और काफ़ी बहुमूल्य है। और काला हीरा जो होता है उसको बोट कहलाता है, जिसका उपयोग कांच काटने, मिट्टी में छेद करने तथा पत्थरों पर पॉलिश करने में किया जाता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, तो अब ग्रेफाइट देखते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, जो होता है ये काले रंग का होता है ना। इसे कागज़ पर रगड़ने पे काला निशान हो जाता है। इसका घनत्व जो है 3:2 ग्राम प्रति सीसी ऐसे लिखा जाता है और ये मुलायम होता है। हीरा क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है ना, काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, ये ग्रेफाइट है, सॉरी ये ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट सुचालक होता है, सुचालक होता है और इसे उच्च ताप पर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। तो ये सब है और इसका उपयोग जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका शुष्क सेल और विद्युत अपघटन क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं हीरा का। और इसका उपयोग पेंसिल तथा काला रंग बनाने में भी करते हैं और ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीन में संयोजक के रूप में करते हैं। तो ये सब इसका उपयोग है। यहाँ पे हीरा का जैसे इसका जो है इस फिगर दिया गया है और ये षष्ठफलकीय आकृति का बना होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, 1, 2 और एक ये हो गया 3। तो ये जो होता है प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है ये 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक परत में प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधन के निर्माण में लग जाते हैं तथा चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जो एक कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु तक गमन कर सकता है, जिसके फलस्वरूप ग्रेफाइट, यहाँ ग्रेफाइट लिखा हुआ है, जिसके फलस्वरूप ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का सुचालक हो जाता है और कार्बन परमाणु की यह परत अन्य 2 परतों के साथ दुर्बल वांडर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा जुड़ी होती है तथा ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। इसी कारण ग्रेफाइट, यहाँ पे ग्रे हट गया है,
यहाँ भी। तो ये ग्रेफाइट है। तो ये ग्रेफाइट मुलायम होता है और चिकना होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में देखते हैं। तो ये बकमिस्टर फ्लोरीन क्या होता है? यह एक अन्य कार्बन का शुद्धतम अपरूप है जो बड़ी संख्या में कार्बन परमाणु के संयोजन से बनते हैं। फ्लोरीन में 60 है ना, C16 है ना कार्बन परमाणु होते हैं तथा इसकी आकृति फुटबॉल की भांति होती है, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है। ये फुटबॉल की भांति होता है, बड़े आकार का होता है। तो इसकी संरचना जो है बकमिस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार द्वारा जियोडेसी गोलाकार गुंबज के सदृश, अतः इसे बकमिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना जो है बकमिस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार द्वारा निर्मित जियोडेसी गोलाकार गुंबज के सदृश था, अतः इसे बकमिस्टर फ्लोरीन के नाम इसी के नाम पे पड़ा है। तो ये था इस तरह से। रासायनिक बंधन को देखते हैं। तो रासायनिक बंधन, इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, उसके बाद इस स्लाइड को हम रीड करेंगे। तो हम जानते हैं कि तत्वों के परमाणु संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं और इस अणु में परमाणु के बीच एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है जो इन परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है। यही आकर्षण बल रासायनिक बंधन कहलाता है। तो इसको देख लेते हैं। किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं, तो इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में दोनों प्रकार को। तो यहाँ एक उदाहरण के द्वारा क्लोरीन को समझते हैं। जैसे ये Cl2 है क्लोरीन, तो ये Cl2 को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? जैसे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा 287। तो इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका रासायनिक बंधन में ये 7 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ये दोनों नहीं लेता है। तो इसके जो है लुईस बंधन होता है। तो लुईस बंधन जैसे ये हो गया, जैसे ये क्लोरीन है तो इसमें जो 7 अंतिम परमाणु, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में जो जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना डॉट के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो क्लोरीन के 22वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे डॉट के द्वारा दिखाएंगे इसको। तो इसको क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जैसे प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। जैसे यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 6 1 7। तो जो हर में तो जितने भी अणु होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अष्टक जितना भी परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, जिससे वो रासायनिक बंधन मजबूत बना सके। तो इसके लिए क्या करता है, Cl2 जो होता है, ये Cl2 ये एक एक इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से साझा करके यहाँ पे जैसे हुआ है, जैसे 2 4 6 और एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलके यहाँ पे साझा कर लिया है। तो ये मजबूत बंध बना लिया है, इसलिए Cl2 होता है। और ये सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे दिखता है। तो ये था इसमें, मतलब इसमें क्या हुआ है, मतलब क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना अष्टक पूरा कर लिया है। क्लोरीन के 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक इस तरह से पूरा कर लिया है। तो ये रासायनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया है।
अब मैं बोला था कि ये अष्टक पूरा करता है अक्रिय गैस के भांति। तो अक्रिय गैस जैसे हो गया हीलियम है, अक्रिय गैस जो है वो हीलियम है, नियोन है, आर्गन आर्गन क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो ये सब जो है, और रेडॉन भी है। तो ये सब अक्रिय गैस है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो है इस तरह से अष्टक पूरा करना चाहता है अक्रिय गैस के भांति जितने भी अणु होते हैं। तो ये अष्टक पूरा करने का क्या प्रक्रिया होता है, अब उसको देखते हैं। तो अष्टक पूरा करने का ये प्रक्रिया होता है कि ये 3 तरह से अष्टक पूरा कर सकता है। किसी दूसरे परमाणु को अपना एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, जैसे क्लोरीन है तो 2, 8, 7 है। तो इसके पास दो प्रक्रिया है। एक पहला है कि ये अष्टक पूरा करने का कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो लास्ट में 8 बच जाएगा, नहीं तो एक किसी से ले ले तो 8 हो जाएगा, अष्टक पूरा कर लेगा। ये प्रक्रिया 2 प्रक्रिया है। तो ये दूसरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करके। और तीसरा है किसी दूसरे परमाणु के साथ एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को साझा करके। तो यहाँ जैसे ये कर लिया, साझा किया था। तो ये 3 तरीक़े से अष्टक पूरा कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है, तो ये रासायनिक बंधन के 2 प्रकार था। तो उसमें से ये फर्स्ट वाला प्रकार है आयनिक बंधन, या इसी को वैद्युत संयोजक भी कहते हैं। तो ये आयनिक बंधन क्या होता है इसको समझते हैं। जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणु के बीच जो बंधन बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। या किसी, इसको दूसरे शब्द में अगर बोलेंगे तो किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं जो ये आयनिक बंधन है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक धातु, जैसे कोई एक धातु हो जाएगा, एक धातु और एक अधातु, एक धातु और अधातु, ये एक धातु और एक अधातु के परमाणु से किसी जो है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंध को आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिया गया है, जैसे इस फिगर में समझाया गया है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड का बनना, तो सोडियम क्लोराइड का बनना जो होता है NaCl होता है। तो NaCl होता है तो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, आवेश होता है, धन आयन होता है, ये ऋण आयन होता है। तो इसमें ये बनने की प्रक्रिया को कैसे, इसमें आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन सोडियम क्लोराइड में हुआ है, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड को बनना, तो सोडियम और ये Na सोडियम हो गया, Cl क्लोराइड हो गया। तो ये क्या हो गया, सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे सोडियम का 11 है परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1 हो जाएगा। और क्लोरीन है तो क्लोरीन का 17 होता है परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 7 हो जाएगा लास्ट में। तो ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतः स्थापित कर लेगा, स्थानांतरण करके बंध बना लेता है, तब बनता है। तो यही आयनिक बंधन होता है इसमें। तो इसको देखते हैं कैसे करता है। जैसे मैं पहले बोला था कि आयनिक बंधन या सहसंयोजक बंधन में जो होता है किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो इससे समझ, जैसे सोडियम क्या है, सोडियम धातु है, सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन अधातु है। तो इसको मिटाते पहले। तो ये देखते हैं, यहाँ पे मैं पढ़ा था, जैसे वह आबंध जो किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु या
एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा बने बंधन आयनिक बंधन होता है ना। जैसे एक धातु और एक अधातु, तो यहाँ सोडियम धातु हो गया और क्लोरीन अधातु हो गया। तो इसमें जो होता है क्या होता है, जैसे सोडियम जो है तो इसका 2, 8 और 1 होता है। तो ये क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, ये डोनेट कर देता है। तब एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा तो इसको माइनस चार्ज लिखेंगे ऐसे। तो जब ये ऋणायन आयन हो जाता है इस पर, तो इसको जो होता है, तो ये क्या है, ये सोडियम है। तो ये अब किस तरह से बन गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके अक्रिय गैस के भांति अपना बना लेता है। तो ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करके 2 और 8 रह गया अब इसके पास इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम प्लस में है, तो यहाँ पे इसके पास 11 है, 2, 8 और 1 इतना इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो 2, 8 इतना इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये अक्रिय गैस नियोन होता है एक। तो ये नियोन के एक अक्रिय गैस नियोन होता है। तो ये नियोन अक्रिय गैस के भांति हो गया और अष्टक पूरा लिया, अष्टक पूरा लिया। तो यहाँ समझते हैं उसी तरह से क्लोरीन जो है, जो एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे ग्रहण कर लेता है और ये भी अष्टक पूरा लेता है। ये क्लोरीन इस तरह से इसका हो जाता है, आयनिक बंधन बन जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे सोडियम, इसके सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या किया है, 2, 8, 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये त्याग करके सोडियम अंतिम कक्षा में 2, 8 इतना इलेक्ट्रॉन बचता है। जैसे यहाँ पे सोडियम है तो इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु से समझते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जो 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो एक क्या कर लेगा, ये प्लस कर लिया मतलब ग्रहण कर लिया, तो इसको ये नेगेटिव चार्ज से दिखाएंगे। सॉरी, मैं पहले पीछे बता दिया था आपको। जैसे सोडियम पे जो ये क्या होता है, जैसे धनायन और ऋणायन होता है ना, क्या होता है ये धनायन और ऋणायन होता है एक। तो धनायन और ऋणायन जो होता है, जैसे जिस आयन पे धन आवेश रहता है उसे धनायन कहते हैं। तो यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये देगा तो इस पे धन आवेश आ जाता है, तो इसको धनायन बोलेंगे। और जैसे क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाता है, ऋणायन हो जाता है, इसलिए क्लोरीन पे माइनस आवेश रहता है। तो इसको कैसे समझते हैं, जैसे ऋणायन किसको बोलते हैं, तो जिस आयन पर ऋण आवेश रहता है उसे ऋणायन कहते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, SO4 पे -2 ऋण आवेश रहता है, तो ये सब हो गया। तो ऐसे समझेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जैसे क्लोरीन जो है सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे माइनस लिखेंगे, और ये दे रहा है तो ये प्लस ही लिखाता है। फिर से इसको समझते हैं अब। तो ये हो गया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पे इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो ये अष्टक पुराना चाहेगा तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला ग्रहण कर लेगा, तो इसके भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे यहाँ सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोला था सहसंयोजक बंधन में अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो यहाँ देखते हैं जैसे सोडियम है तो इसका 1 बिंदु है, तो 1 बिंदु जो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। और क्लोरीन है तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 7 बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। अब बाकी ये सब को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको संयोजक बंध में सिर्फ ये अंतिम वाला कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये मिलके सोडियम जो है 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कर लेता है सोडियम क्लोराइड, और इससे इस सहसंयोजक आयनिक बंधन ये बन जाता है। आयनिक बंधन इसलिए होता है कि आयन, जैसे ये आयन है तो ये आयन किसको बोलते हैं, पहले ये समझते हैं। आयन जो है
जैसे आयन जो है, आयन को समझते हैं हम, किसको आयन बोलते हैं। ये आयन जो है, जब परमाणु या परमाणुओं का समूह जो एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो चुके हो या ग्रहण कर चुके हो, और इस प्रकार विद्युत जो खो चुका हो या ग्रहण कर चुका हो, और इस प्रकार जो है विद्युत आवेश प्राप्त कर चुके हो, तो उसे आयन कहते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, तो ये ग्रहण कर लिया है, और मैग्नीशियम हो गया, तो इस पे प्लस चार्ज रहता है डबल, तो ये त्याग करेगा। जो जिस पे प्लस चार्ज रहता है वो त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। जिस पे माइनस चार्ज रहता है वो ग्रहण किया हुआ रहता है। तो ये हो गया। तो धनायन होता है, और ये वाला इसको बोलेंगे ऋणायन, इसको बोलेंगे धनायन। तो ये था आयन। तो यहाँ पे आयन क्लियर हो गया। सोडियम क्लोराइड आयनिक बंधन भी समझ गए कि सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक बंधन के द्वारा बंधा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब इसको देखते हैं, आयनिक सहसंयोजक बंधन को, सहसंयोजक बंधन को समझते हैं। तो ये सहसंयोजक बंधन जो होता है, जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है, उसे ही सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो है, जैसे कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन, आयनिक यौगिक जिन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, का निर्माण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से होता है। मतलब सहसंयोजक बंधन का निर्माण जो होता है, एक परमाणु जो होता है का निर्माण जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से होता है। जैसे दूसरे शब्दों में, इसको और आसान शब्दों में समझेंगे तो, दो परमाणु मतलब समान या असमान के बीच संयोजकता इलेक्ट्रॉन के जोड़े साझेदारी से बने बंधन को सहसंयोजक बंधन या आबंध कहते हैं। जैसे इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन परमाणु को लेते हैं हम, तो कार्बन परमाणु के मतलब पिछले कक्षा में ही हम पढ़े होंगे कि बाह्यतम जैसे संयोजकता जो है, उनके किसी तत्व के संयोजकता उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो जैसे अब हम कार्बन परमाणु को जैसे लेते हैं, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कार्बन जो है तो इसके 6 होता है परमाणु संख्या, और इसके अंतिम कक्षा बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस पे विचार करते हैं। तो चूँकि परमाणु अपने अस्तित्व के लिए अक्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, मैं पिछले स्लाइड में भी बोला था, अक्रिय गैस के भांति जो है वो परमाणु जो है उसके जैसे अस्तित्व प्राप्त करने के लिए अष्टक बनाना चाहता है। अतः कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन परमाणु का अस्थायी विन्यास प्राप्त कर सकता है। तो कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, जैसे हाइड्रोजन गैस, इसका हाइड्रोजन जो है जैसे हीलियम है, हीलियम, तो हीलियम भी अक्रिय गैस है, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 ग्रहण कर ले या 4 त्याग करके 2 बचा लेगा। तो ये भी अस्थायी बना सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं बना पाता है अस्थायी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जैसे C+ जो है 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन अगर त्याग करेगा तो 4 को धनायन जो है आयन बनने में काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, क्योंकि कार्बन के 6 प्रोटॉन और बचे 2 इलेक्ट्रॉन के बीच प्रबल आकर्षण होगा। और दूसरे ओर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ग्रहण करेगा तो जो है C4- आयन हो जाएगा, अगर ग्रहण करेगा तो ये बना सकती है। तो यह जो है C-4 आयन भी अस्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि C-4 आयन के नाभिक में स्थित 6 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन के साथ प्रबल पर्याप्त आकर्षण बल नहीं बन पाता है। अब प्रबल
पर्याप्त आकर्षण बल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में रहता है तभी बन पाता है। अतः कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से साझा कर सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, जिससे उनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से उसे अस्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है कार्बन जो है न 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुरा सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन खो के हीलियम गैस की भांति अक्रिय गैस की भांति अस्थायी प्राप्त कर सकता है। इसलिए क्या करता है वो, जैसे कार्बन जो है किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन के साझा कर सहसंयोजक बंधन बना लेता है। जैसे कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ जुड़कर मीथेन अणु का निर्माण के रूप में कर लेता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे कार्बन जो है, जो कार्बन के 4 परमाणु 1 2 3 4 परमाणु है। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो इसके 4 परमाणु 1 2 3 4, तो ये जो है हाइड्रोजन के साथ साझा करके, जैसे H ऐसे कर लेंगे तो हाइड्रोजन के साथ साझा करके ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रहता है। तो यहाँ से अष्टक पुरा लिया, एक ये कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 2 4 8 हो गया। तो अष्टक पुरा लेता है इस तरह से, जैसे यहाँ पे फिर चित्र में दिया गया है मीथेन के भांति मीथेन बना लेता है। फिर तो ये मीथेन कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंधन यहाँ पे बन जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कार्बन है तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और ये हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन के भी कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर ये 2 बना लिया, फिर यहाँ भी 2 बना लिया, फिर यहाँ भी 2 बना के 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन बना के ये अष्टक पूरा कर लेके अस्थायी सहसंयोजक बंधन के द्वारा ये जुड़ गया। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब ये देखते हैं सहसंयोजक बंधन के प्रकार को समझते हैं। तो सहसंयोजक बंधन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट प्रकार देखते हैं एकलाबंध। फर्स्ट प्रकार जो है सो एकलाबंध है। तो एकलाबंध को समझते हैं। तो एकलाबंध जो होता है, जो 2 परमाणु के बीच 1 इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले संयोजिका बंध को एकलाबंध कहते हैं। या 2 अणुओं के बीच एक रेखा, ये वाला रेखा है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एकल बंध को। जैसे एकल बंध को इस रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। 2 परमाणु के बीच ये रेखा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे फिगर के द्वारा में इसको समझते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जो है सो हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच, क्लोरीन के बीच, ब्रोमीन के बीच। जैसे Cl2 है, ये है Br2 है ना, H हाइड्रोजन है। तो ये सब जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक बंध बनाता है। तो इसमें जो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो जहाँ से क्लोरीन हो गया, तो ये क्लोरीन है। तो एक जो जैसे इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसका और इसका मिला के दोनों मिल के अष्टक पूरा लिया है। तो ये सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा हुआ है के बीच एक इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, ऐसे बनता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7, तो ये दोनों मिलके ऐसे करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो अष्टक पूरा लेगा। जैसे यहाँ पे पूरा लिया है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 2 पूरा लिया। जैसे ये अब यहाँ से यहाँ सर्कल बन गया इसका, और यहाँ से इसका काउंट करोगे तो 8 पूरेगा। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के साझा हुआ है, तब ये दोनों क्लोरीन का अष्टक पूर गया है। तो इसी को बोलेंगे एकलाबंध। अब दूसरा बंध को समझते हैं, जिसमें 2 सिंगल बॉन्ड होता है, 2 रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है युग्म की साझेदारी से बनने वाले संयोजी बंध होता है इसमें। तो इसको देख लेते हैं।
द्विबंध या डबल बॉन्ड, इसको दो परमाणु के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले संयोजी आबंध को द्विबंध आबंध कहते हैं। यह दो परमाणु के बीच एक रेखा ऐसे इससे इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसमें जो है ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जो है द्विबंध के साथ साझा करता है। जैसे ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो है परमाणु संख्या 8 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 और 6 ये है, तो ये अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझा करते हैं, जिससे उन दोनों परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से अस्थायी ऑक्सीजन अणु का निर्माण हो जाता है। तो जब दो दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब दो संयोजक बंधन बनते हैं, जिससे द्विबंध कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ जैसे इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो इसके साथ साझा कर लिया। जैसे ये ऑक्सीजन है है ना, O2 है, तो जब ऑक्सीजन है तो इसके बीच में जो है 1 2 इसका 4 और ये 2 ये हो गया, तो ये जो है 6 है, 6 बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक और ऑक्सीजन रहेगा तो यहाँ 2 4 और 6 और 2 ये, तो एक बार इसके साथ घेर देंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक बार इसके साथ करेंगे तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से द्विबंध बनाता है। जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब उसे दो इलेक्ट्रॉन के युग्म का साझा जब होता है तब उसे द्विबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ द्विबंध होता है और उसके इस सिंबल से दर्शाया जाता है। अब त्रिबंध को समझते हैं। तो त्रिबंध में क्या होता है, जब परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी से बनने वाले संयोजी आबंध को त्रिबंध कहते हैं। यह दो अणुओं के बीच एक रेखा, जैसे एक और होगा यहाँ पे 3 रेखा, तो ऐसे इस रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक अस्थायी नाइट्रोजन अणु की रचना कर लेता है। जैसे इसके बाह्यतम कक्षा में कितना 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, तो दो गो नाइट्रोजन मिलके क्या करेगा 3-3 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 2 3 है तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझा करके ऐसे जो है अष्टक पूरा लेता है। जैसे 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया और 2 गो ये हो गया, तो ये ऐसे करके घेरेंगे। इसको काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा लिया। तो ये नाइट्रोजन जो है ऐसे याद रखेंगे, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन परमाणु वो 3-3 इलेक्ट्रॉन के पेयर में साझा करते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो ये सब याद करना पड़ेगा और समझाने वाला जो था मैं तो बता दिया हूँ। और जैसे वैद्युत सहसंयोजक यौगिक के कुछ गुण होता है, इस गुण को समझते हैं। जैसे इसका गुण जो होता है, जैसे H2O जल का बनना, जैसे H2O है तो H2O है तो एक ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें जो है सो हाइड्रोजन के जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 और 6 होता है, तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको समझते हैं, क्योंकि जल जब बनेगा तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहता है। तो हाइड्रोजन के बारे में बता दिया, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब यहाँ समझते हैं इस फिगर में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गया ऑक्सीजन का, और 1 5 1 6, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब क्या हो गया, हाइड्रोजन के बाध्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्रॉस जो है, ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो इससे जल बन गया। तो ये जैसे क्या अष्टक पूरा लिया, 1 2 4 5 6 7 8, तो H2O अष्टक पूरा लिया, तो इस तरह से ये दोनों के बीच में सहसंयोजक बंधन हो गया। इसी तरह से जैसे एक सल्फर होता है गंधक, जिसको गंधक बोलते हैं, तो सल्फर जो होता है S8, इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में होना चाहिए, पहले ये समझिए, इसको रीड करते हैं क्या है ये, इसको देखते हैं। गुण है तो वैद्युत संयोजक यौगिक के गुण है, जैसे वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन वाले यौगिक धन और ऋणावेश युक्त आयनों से बने होते हैं। ये आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यह मजबूत बल होता है, इसी कारण इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो ये जो होता है क्या होता है, ये आयनिक बंध और धनायन और ऋणायन ये दो द्वारा एक दूसरे से क्या रहता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये यौगिक बड़े आकार वाले ठोस रवा बनाते हैं, जिसमें आयन नियमित रूप से त्रिविम में फैल जाते हैं। ये जल में विलय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलयकों में अविलय होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये यौगिक जल में घुलकर आयन में टूट जाते हैं। इन यौगिकों के साथ अभिक्रिया प्रायः तेजी से होती है। तो ये वाला फिगर को H2O को कैसे बनता है वो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पे है जैसे मीथेन है CH4 है, तो इसको समझते हैं मीथेन को। ये सब क्या हो गया, आयनिक बंध बनाया गया, मजबूत बंध बनाया है ना। तो कैसे बनाया, जैसे कार्बन के अंतिम कक्षा में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्षा में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 3 4 हो गया। समझो रेड वाला जो है वो कार्बन के है, और ब्लू नीला वाला जो है सो हाइड्रोजन के परमाणु है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 होता है, कार्बन के 4 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहा है, एक है कार्बन का, एक है हाइड्रोजन का। यहाँ भी एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या किया, अष्टक बना। आप देखो 2 4 6 2 8, तो 8 को इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अष्टक बना लिया। तो इस तरह से मीथेन जो है बंध बनाता है। उसी तरह से जल के बारे में पीछे ही बताया था। अब यहाँ पे गंधक और सल्फर के बारे में समझते हैं। तो ये गंधक का अणुसूत्र S8 होता है। ये S8 जो होता है तथा गंधक के 8 परमाणु जुड़कर ताज जैसे वक्र रिंग बना लेता है। जैसे ये जो है वक्र रिंग बना लिया है, का निर्माण करता है, इस तरह से करता है। तो इसमें जो क्या होता है कि ये अंतिम कक्षा में इसके कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सल्फर के, इसके भी सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर में भी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन के और साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, तब इसका भी अष्टक पूरेगा। तो इसका जो श्रृंखला जो है याद रखना ऐसे बनता है, जैसे सल्फर 1 2, जैसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ऐसे करेंगे इसको, ये पूछता है एग्जाम में। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। तो ये जैसे S है, तो ये सल्फर जो है गंधक इसको बोलते हैं। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे ले लिए अगर, तो ये श्रृंखला ऐसे बना के रहता है। तो अभी ये यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ऊपर नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, और एक इधर और एक इधर लिखेंगे। तो ऐसे करके ये पूरा लेता है। जैसे ये एक और ये S यहाँ लेंगे, तो एक ऊपर, 2 साइड में एक ऊपर एक नीचे ले लेंगे। जैसे ये इसका यहाँ से एक लेंगे
और एक इसका लेंगे तो 8 पूरा लेगा, फिर इसका एक लेंगे, फिर इसका लेंगे तो 8। जैसे यहाँ किया गया है, ये बनाया है ऐसे, तो इसमें किया गया एक इसका ले लिया है, एक इसका इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ अष्टक पूरा लिया, क्योंकि अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक ये वाला से ले लेगा, एक ये जैसे ये भी सल्फर किया गया है, एक ऊपर वाला से ले लिया इलेक्ट्रॉन, एक नीचे वाला से लेके दोनों अष्टक पूरा के ये आबंध बना लिया है। इस तरह से इसका जो है रिंग आकार का होता है, ये बनाता है। अब कार्बन यौगिक के कुछ अन्य गुण देखते हैं। जैसे कार्बन बंध के कुछ गुण है ये, जैसे अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का इसका एक कारण जो है इसका छोटा आकार है कार्बन का। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहते हैं और बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यधिक दुर्बल होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इस अध्याय के बचे हुए कुछ टॉपिक को अगले पार्ट में किया जाएगा, पार्ट 2 में। आपको अच्छा लगा हो तो ये इसको कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।